दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी हेतु उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों का सीरीज चला रहे हैं और ये दूसरा सीरीज है। इस दूसरा सीरीज में हम लोग बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि उस राज्य का नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। तो वो क्या था, कौन सा राज्य था? बिहार। चलिए नालंदा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि प्राचीन काल में नालंदा मगध में स्थित एक विशाल और विख्यात बौद्ध मठ था। यह स्थल वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना के निकट स्थित है। नालंदा 5वीं शताब्दी में 1200 ईस्वी तक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो ये जो लेखक थे वो थे क्रिस्टी। क्रिस्टी एक लेखक है, इन्होंने ही पोइरोट की रचना की थी। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? तो ये जीव्स की जो रचना की थी ये थे पीजी वुडहाउस, इन्होंने ही जीव्स की रचना की थी। आगे चलते हैं, चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कालीकट। तो इसके बारे में जान लीजिए कि केरल में मालाबार तट पर स्थित काजीकोड शहर कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन काल के दौरान पूर्वी क्षेत्र में मसालों के एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण इसे मसालों के शहर की उपाधि प्रदान की गई थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो चीन की संसद जो है वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। इसका सही उत्तर तीसरा होगा, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? तो ध्यान रखिएगा 1961 ईस्वी में प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था जिसका नाम यूरी गागरिन था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। 7वां नंबर प्रश्न को देखिए, किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान का नहीं है, बाकी बेल्जियम, नीदरलैंड और नॉर्वे का है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सिंह है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये आइसोबॉर्न कहलाती है। ध्यान रखिएगा, आइसो बार कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा गलती, आइसोबॉर्न्स ये लिखाया है लेकिन आइसो बार होता है, या समदाब होता है या फिर आइसो बार होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, यानी कौन सा दिवस जो है इक्विनॉक्स कहलाता है? इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। इक्विनॉक्स क्या होता है कि वर्ष में 2 विषुवत यानी मार्च और सितंबर में होते हैं। आपको मालूम होगा कि विषुवत रेखा है जो, उस पर 2 बार क्या होता है, वर्ष में 2 बार क्या होता है, सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से भूमध्य रेखा पर पड़ती है और दिन रात लगभग बराबर होते हैं, लेकिन बिल्कुल बराबर नहीं होते। तो मार्च विषुवत जो है प्रतिवर्ष 19, 20 या 21 मार्च का होता है, और सितंबर में जो विषुवत होता है, वर्ष होता है, वह 22, 23, 24 सितंबर को होता है। तो यह सितंबर तो 10 दिया इसलिए नहीं होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मार्च 21। तो इक्विनॉक्स समझ में आ गया। जो इक्वेटर होता है विषुवत रेखा, वहाँ पे भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण प्रत्यक्ष रूप से 2 बार पड़ती है, मार्च और सितंबर, इसलिए इसे इक्विनॉक्स कहते हैं, और ये मार्च 21 इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, 10वां नंबर प्रश्न को देखिए, वह राजनीतिज्ञ जो विमान दुर्घटना में मारे गए तो कौन थे? संजय गांधी। इसका सही उत्तर होगा चौथा। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। 23 जून 1980 को मात्र 33 वर्ष की अवस्था में एक हवाई दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी। वे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पुत्र थे। उनकी पत्नी मेनका गांधी और पुत्र वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे 11 नंबर प्रश्न को देखिए, वह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी नारायणन। बाकी ए राजा, प्रमोद महाजन, कपिल सिब्बल ये सभी
संचार विभाग में रहे हैं, राजनीतिज्ञ मंत्री के रूप में रहे हैं। आगे चलिए 12 नंबर पुलेला गोपीचंद्र किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो याद रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित रहे हैं। इनके बारे में पुलेला गोपीचंद्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए पुलेला गोपीचंद्र एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। उन्होंने 2001 में ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता था। वे प्रकाश पादुकोण के बाद यह कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। इन्हें 1999 में अर्जुन अवार्ड और 2009 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, वे खिलाड़ी और कोच के रूप में पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। मतलब कौन है जो बुकर पुरस्कार जिन्हें मिला था? तो याद रखिएगा अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग के लिए 1997 में बुकर प्राइज प्रदान किया गया था। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, इनको सबको दिया गया है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है कि भारत रत्न से किन्हें सम्मानित नहीं किया गया है, वह जगमोहन डालमिया है। तो इसका थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ही थोड़ा गलत हो गया है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगर नहीं रहता तो इसका आंसर 4 हो जाता। आगे चलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री थे। आपको बता दें हम कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे 1964 से अपने निधन तक इस पद पर आसीन थे। 64 तक वे 16 वर्ष और 286 दिनों तक इस पद पर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद पे। और एक चीज़ और जान लीजिए कि इनके नेतृत्व में ही कांग्रेस जो है 1951 में, 57 में, 62 के आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। चलिए आगे चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो याद रखिएगा कमल क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन है? तो हम सब लोग जानते हैं चैत्र जो होता है वो पहला मास होता है राष्ट्रीय कैलेंडर का, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर देखिए, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। सब लोग जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है 5 सितंबर को, इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम सब लोग जानते हैं। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है। चलिए हम लोग थोड़ा राष्ट्रीय गीत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो आप याद रखिएगा एक आपको इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो एक पुस्तक था, मैं आपको बता दूँ वो पुस्तक का नाम क्या था, वो देखिए, वो पुस्तक देखिए कौन था। वो पुस्तक था आपको द लास्ट लेक्चर। ये द लास्ट लेक्चर ये एक ऐसा पुस्तक था जिस पे एक वीडियो बना था और वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। मतलब कि वो इतना लोकप्रिय, करोड़ों में उसका व्यूवर चले गए थे, इसलिए ये क्वेश्चन उस समय बना था। चलिए आगे चलते हैं, 21 नंबर प्रश्न, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? तो दोस्तों ये उस समय की बात है। आज हम सब लोग जानते हैं कि आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये एग्जैक्ट है वर्तमान में, ये उस समय की बात है 2000, क्योंकि ये 15 का क्वेश्चन है तो उस समय की बात है। तो आज हम लोग को ध्यान रखना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही एक ही मकसद है कि आपका हर हाल में एक सीट रिजर्व हो BSSC में, और आप एक सरकारी अच्छे सेवक बने। चलिए शुरू करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो हम सब लोग जानते हैं ये चीन और भारत के बीच में है मैकमोहन रेखा, ध्यान रखिएगा। और रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच में? हम सब लोग जानते हैं सतपुड़ा जो है वह किसके नदी के बीच में है? ताप्ती और नर्मदा। किसके बीच में? ताप्ती और नर्मदा। 24 देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो याद रखिएगा 84 है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दूसरा नंबर इसका सही होगा 88-50। 88-48 है लेकिन 88-50 चलेगा यहाँ, इसी क्योंकि ऑप्शन नहीं है, 88-50 हम लोग यहाँ डालेंगे। 25 नंबर देखिए, टलचर कोयले की खान कहाँ है? हम सब लोग जानते हैं कि कहाँ पे है, ये उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, उड़ीसा।
26 नंबर देखिए, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। सब लोग जानते हैं बिहार में नमक नहीं होता है। और थोड़ा सा हम लोग इसे जान लेते हैं कि गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान जो है देश में लगभग 96% से अधिक नमक का उत्पादन करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। 27 नंबर देखिए, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजया घाट कहते हैं। हम सब लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जो है, इनके समाधि स्थल को विजया घाट कहा जाता है। चलिए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल जो विजय घाट के नाम से प्रसिद्ध है, वे 9 जून 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, 66 तक। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ही देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे और 66 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 1965 में जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इसी समय जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। इस बात के दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर की प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो हम लोग जानते हैं 1929 में चुने गए थे, क्योंकि 1929 में ही लाहौर के में आयोजित जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और उनके पिता जो मोतीलाल नेहरू थे वो 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में ही नेहरू जी ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में। ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो हम लोग जानते हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है, जो 1963 ईस्वी में भारत के पहला मुख्यमंत्री बनी थी, वो यूपी की बनी थी। ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन है? तो आलम आरा है, हम सब लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 30 नंबर हो गया। अब 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला फिल्म कौन था? तो पहला फिल्म कौन था? मराठी फिल्म श्यामजी आई, याद रखिएगा। दूसरा नंबर इसका सही उत्तर होगा। चलिए ये कब हुआ था वो जान लीजिए, 1954 ईस्वी में, याद रखिएगा। श्यामची आई। 32 नंबर देखिए, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से रामविलास पासवान होगा। वैसे पहला तो आपको मैं बता दूं कि एक स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की पुत्री थी, उनका नाम था प्रीतम मुंडे, वो थी, लेकिन यहाँ पे प्रथम वो थी, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से रामविलास सही होगा। आगे चलिए, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो हम सब लोग जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को उनके अहिंसक विरोधी विचारों और मान्यताओं के कारण फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान बचा खान के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई किस्मतगार, जिसका मतलब होता है, खुदाई किस्मतगार का मतलब होता है भगवान के सेवक, आंदोलन की नींव रखी थी और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इसे सफलतापूर्वक क्या किया गया? दबा दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर जो वाक्यांश है जस्ट डू इट, किस कंपनी से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा नाइक। इसका नाइक, याद रखिएगा। 35 नंबर चलिए, NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है में आई किसके लिए आता है? तो याद रखिएगा, आई जो है इंस्टेटाइन के लिए आता है। चलिए हम NSAID का फुल फॉर्म बताते हैं आपको। इसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है। एक मिनट, यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो आई जो है ना, ये इन्फ्लेमेटरी के लिए होता है, ये इंस्टेटाइन के लिए नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आई है वो इन्फ्लेमेटरी के लिए। इसका सही उत्तर जो होगा वो 3 होगा। चलिए ध्यान रखिएगा। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा वसीय अम्ल। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? वसीय अम्ल। आगे चलिए, 37 नंबर, उस प्रथम ग्रह का नाम बताइए जिसके बारे में खोज में बताया गया है कि वहाँ 2 बार सूर्योदय होता है। तो ये केपलर 16b है, ये ध्यान रखिएगा। 38 चलिए, 38 नंबर देखिए, 211 में किस नेता ने अनशन किया और इसे सद्भावना मिशन कहा गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर-अक्टूबर 2011 में क्रमशः अहमदाबाद और जामनगर में 2 चरणों में सद्भावना मिशन का आयोजन किया था। मोदी जी ने पूरे दिन उपवास किया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सद्भावना मिशन नरेंद्र मोदी। 38 नंबर। अब चलिए 39 नंबर को देखते हैं।
नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2011 में, देखिए ये 2011 में करंट का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब अभी कुछ, ये भी करंट का क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए आगे चलते। 43 नंबर क्वेश्चन, ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, में ई किसके लिए आता है? तो याद रखिएगा, ई जो आता है इक्वेटेड के लिए आता है। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसका भुगतान ऋणी द्वारा ऋणदाता को प्रत्येक माह की एक निश्चित तारीख को किया जाता है, ईएमआई। ठीक है, जैसे कोई हम गाड़ी लेते हैं और उस पर अगर लोन करवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ईएमआई बनवा लेते हैं मंथली। हम लोग क्या करते हैं उसको मंथली, जैसे हम 1 लाख का गाड़ी है, 50,000 रुपये का अगर लोन करवाते हैं तो 50,000 को हम ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 2 साल का या 1 साल का, और अगर 1 साल का बनवा लेते हैं तो 12 महीने में इंस्टॉलमेंट हमें पूरा देना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? सब लोग जानते हैं, लक्ष्मीबाई। भारत के श्वेत क्रांति के पिता कौन है? सब लोग जानते हैं, पीजी कुरियन। और इनके बारे में थोड़ा जानिए, पीजी कुरियन के बारे में, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे वर्जिन कुरियन, को श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। अब इनके कारण ही क्या हुआ, भारत जो है वह विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में तब्दील हो गया। हम लोग अमेरिका को पीछे छोड़ दिए थे इनकी रणनीति के कारण। चलिए आगे चलते हैं। 46 देखिए, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? ये सील था, याद रखिएगा, तीसरा नंबर। आगे चलिए, लास्ट सपर को चिन्हित किया गया। देखिए लास्ट सपर जो है ना, एक भित्ति चित्र है, ठीक है, किसने चित्रित किया? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा, इसका आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में आप बताइएगा। ये एक भित्ति चित्र है, मैं आपको बता देता हूँ, यह क्या है, एक भित्ति चित्र है। अब बताइएगा इसको किसने चित्रित किया था, आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा 47 नंबर को। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, आप लोग जानते हैं। और जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन को दिसंबर 1920 में शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की थी, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा बिहार में स्थित है बताना है आपको। तो ये अशोक स्तंभ है, क्योंकि सलीम अली पक्षी विहार तो गोवा में है, कामाख्या मंदिर असम में है, अशोक स्तंभ जो है ये अपने बिहार में है। चलिए आपको मैं कुछ बता दूँ, अशोक स्तंभ बिहार के वैशाली में स्थित है। यह इस बात को याद दिलाता है कि इसके पीछे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। और दूसरा अशोक स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया के निकट लोरिया नंदनगढ़ में स्थित है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलिए। 50 नंबर, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? देखिए यहाँ पृथक पंचायती राज मंत्रालय है, विभाग मत समझिएगा, विभाग अगर होगा तो वह राज्य से जुड़ा होगा। पंचायती राज मंत्रालय है यानी वह सेंट्रल से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा 50 जो 2004 में एक नए मंत्रालय के रूप में गठन हुआ था, इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। 51 नंबर को देखिए, निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना है, मैडम क्यूरी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जॉन डाल्टन ने 1800 में परमाणु सिद्धांत का विकास किया था, जो बताता है कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बनते हैं। फिर 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यह सिद्ध किया कि परमाणु में एक केंद्रीय नाभिक होता है, और उनमें उन्होंने प्रोटॉन और नाभिक की खोज की थी। फिर नील बोर ने बाद में रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल का विकास किया। उन्होंने सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी, जो इससे संबंधित नहीं थे, जॉन डॉल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील हैरी, डेविड बोर, ये सब तीनों जो थे ये परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित थे। आगे चलिए। 52 नंबर, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक में होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम। थोड़ा पोटेशियम के बारे में जान लीजिए। पोटेशियम से कई महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण होता है। साबुन, अपमार्जक और ड्रेन क्लीनर्स बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। आगे चलिए। 53 नंबर, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो याद रखिएगा कार्बन का। किसका लिया जाता है? कार्बन का। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। 55 नंबर देखिए, पिच ब्लेड इसका एक अयस्क है। तो किसका है? यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम का।
आगे चलिए, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में क्या उपस्थित होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका मतलब होता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज मतलब कांस्य, उसमें क्या होता है तांबा और टीन, तो सबसे ज़्यादा तांबा होता है, तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा 3। अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या था? यूरिया था। क्या था? यूरिया था। 1888 ईस्वी में जर्मन रसायनविद वाहलर ने प्रयोगशाला में ऊष्मा द्वारा अमोनियम साइनेट से प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 58 नंबर देखिए, उट्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो एल्केन। किसके लिए? एल्केन। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। सिरके का पीएच मान क्या होता है? सिरके का पीएच मान किताबों में देखिएगा दोस्त 2.5 देता है, तो यहाँ पे तो लगभग पूछ रहा है, तो आप 3 मान दीजिएगा, 3 इसका सही उत्तर होगा। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितना है? तो आप ध्यान रखिएगा कितना है, इसका है सही उत्तर 2। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितना है? 2। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा ग्लूकोज। निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो याद रखिएगा पारितंत्र। चलिए पारितंत्र के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए पारिस्थितिक तंत्र सूक्ष्म जीवों, अवयवों, निर्जीव घटकों, जल, वायु, खनिज पदार्थ का एक समुदाय है जिसमें सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन जैव अजैव घटकों को ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र के बीच एक करीब माना जाता है। इस प्रकार प्रजातियों की जनसंख्या में निर्मित समुदाय को पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है। तो यहाँ क्या सबसे बड़ा चीज़ क्या है? पारितंत्र। इसको ध्यान रखिएगा, पारितंत्र में ये सब समाहित होते हैं। मशरूम क्या है? कवक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक प्रकंद का प्रकार है, एक उदाहरण है प्रकंद तना, यहाँ अदरक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? वेल है, नील वेल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको नील वेल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। नील वेल सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक प्राणी है, यह 188 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? दोनों का, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों का सामान्य उत्पाद क्या है? तो जल है। दोनों में जल, आप अंतिम में देखिएगा तो जल दोनों में मिलता है। चलिए इसको आपको एक समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है। देखिए ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और जल का, ये हो गया प्रकाश संश्लेषण में। देखिए इसमें भी जल है ना, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल है। अब शोषण क्रिया में देखिए, शोषण क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक पदार्थों का अपघटक होता है। तो यहाँ भी जल और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है उत्पाद है, और यहाँ भी आपको ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण है, दोनों में जल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जल। 66 का 4 नंबर। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या है? हम सब लोग जानते हैं थायराइड क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। थायराइड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह शरीर द्वारा त्वरित उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का नियंत्रित करता है, प्रोटीन का भी निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो लीवर। इसका 68 का कौन सही उत्तर हो जाएगा? यकृत, लीवर। आगे चलिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई, तो यह टीकाकरण जो है वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के कारण ही संभव हो पाया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है 70 नंबर। निम्न का कारण विषाणु है, तो रेबीज। याद रखिएगा, जो रेबीज है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। रेबीज पशुओं से मनुष्य को होने वाला एक विषाणु जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। 71 नंबर। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन काइनेमैटिक्स कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा काइनेमैटिक्स। यहाँ आप उलझिएगा मत, काइनेटिक्स में और काइनेमैटिक्स में उलझिएगा मत, याद रखिएगा काइनेमैटिक्स। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो याद रखिएगा मैक्स प्लैंक ने दिया था। मैक्स प्लैंक ने ही 1900 में क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अपने तापीय विकिरण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में उन्होंने बताया कि चक्रीय प्रक्रम की कुल ऊर्जा में निरंतर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए 73। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा पाइरोमीटर। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति की। याद रखिएगा किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की। यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, तो याद रखिएगा 746। हॉर्स पावर शक्ति की मात्रक इकाई है, याद रखिएगा हॉर्स पावर क्या है? शक्ति की मात्रक इकाई है। विद्युत क्षेत्र में एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट के समान होता है।
ठीक है। 76 नंबर, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के समान आकार का होगा। यदि अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होगा, वस्तु के समान आकार का, याद रखिएगा। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? तो ये दूसरा नियम है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम, दूसरा नियम। एक वायुयान की गति सामान्यतः किसके संगत होती है, 100 डेसिबल के संगत होती है, याद रखिएगा 100 डेसिबल। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 के पावर -60 सेंटीमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन 80 नंबर, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, नाभिकीय संलयन। कौन सा, नाभिकीय संलयन। जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दीजिए क्योंकि असम, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सभी में है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस्टेक है, कहाँ नहीं है, तो लगभग सब जगह है। भारत की विशालतम समुद्र तट कौन है, तो तमिलनाडु, याद रखिएगा। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है, तमिलनाडु में। झारखंड के उत्तर में कौन सा है, तो याद रखिएगा झारखंड के उत्तर में बिहार है। चलिए झारखंड के उत्तर में बिहार है और देखते हैं कहाँ का। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार राज्य, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलती है, याद रखिएगा। दक्षिण में उड़ीसा से भी मिलती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से भी मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे अंतर्भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है, तो ये विशाखापट्टनम है, याद रखिएगा। सबसे अंतर्भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है, विशाखापट्टनम। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग क्या कहलाती है, तो राष्ट्रीय मार्ग 2 कहलाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को समांतर दिल्ली कलकत्ता सड़क नाम से भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है, ध्यान रखिएगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, यह है जम्मू कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी क्वेश्चन में भी पूछा गया है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। रबी की फसल की कटाई कौन से मौसम में होती है, 87 नंबर प्रश्न देखिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए, आप बताइए, इसका आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए इसका हम बता देते हैं। शीत ऋतु के दौरान उगाई जाने वाली जो रबी फसलें कहलाती है, शीत ऋतु के आरंभ में इन फसलों की बुआई की जाती है, शीत ऋतु के आरंभ में ही, और बसंत ऋतु में फसलों की काट लिया जाता है। गेहूँ, चना और सरसों इत्यादि रबी फसल के उदाहरण हैं। इसका पहला क्या हो जाएगा, मार्च। इसका लेकिन एक क्वेश्चन का आपको कमेंट में बताना है जिसका हमने पूछा था, ध्यान रखिएगा। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो देखिए इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नरोड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। नरोड़ा परमाणु विद्युत केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोड़ा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। किस कोयलों में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा होती है। एंथ्रासाइट को कठोर कोयला भी कहा जाता है। इसमें 86 से 98% तक सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाई जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं भी बीएससी की तैयारी हेतु पूरे जोर से काम कर रहा हूं। आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लाऊंगा बहुत जल्दी। मैं अच्छे क्वेश्चन का जीएस के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, मैं जीएस के लिए बहुत अच्छे कंटेंट लाने जा रहा हूं। पूरे आपके तैयारी के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपका तैयारी अच्छे से हो जाए और आपका एक जॉब जरूर पक्का हो जाए। मेरा दोस्तों बस आप एक शुभकामनाएँ हैं कि आपको ज़रूर एक सीट पक्का हो जाए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।